बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक साल पहले हरिद्वार के अंदर आरएसएस के गैदरिंग में मिस्टर मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 20-25 सालों में भारत अखंड भारत बन जाएगा, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया जिस पर हिंदू राज करेंगे, और इसे रोकने की कोशिश करने वाले या हट जाएंगे या मिट जाएंगे। और ये स्टेटमेंट कोई नया नहीं है। बहुत सी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स और इवन रूलिंग पार्टी बीजेपी के बहुत से नेता इस ख्वाब को हर महीने हवा देते हैं। आरएसएस और उसके सारे नेता पिछले 100 सालों से अखंड भारत को माउथ सर्विस देते हुए आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखंड भारत है क्या, ये कैसे बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मुस्लिम्स का इस अखंड भारत में क्या रोल होगा। क्योंकि 2050-60 तक जब आरएसएस और हिंदू नेशनलिस्ट का अखंड भारत वाला यूटोपिया बनकर तैयार होगा तो वहां पर इस्लाम सबसे बड़ा मजहब होगा और मुसलमान देश का सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर कैसे आरएसएस के सपनों का अखंड हिंदू राष्ट्र दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन जाएगा, जो ना सिर्फ पूरे साउथ एशिया के मुसलमानों को मुत्तहिद कर देगा बल्कि इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी का अनडिस्प्यूटेड लीडर भी बन जाएगा, सऊदी, टर्की, ईरान और इजिप्ट को पीछे छोड़कर। मतलब आरएसएस ना चाहते हुए भी मुसलमानों के ही फायदे की बात कर रहा है। अब सबसे पहला सवाल है कि आखिर अखंड भारत है क्या। तो आरएसएस के करंट क्लेम के हिसाब से ये कल्चरल बाउंड्रीज हैं, जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अपने खुद के मौकिफ पर एतबार ना होना और अपने ही आइडिया में कंफ्यूज रहना। लेकिन 1937 में हिंदू महासभा की 19th सेशन में सावरकर ने इसे एक्सप्लेन किया था कि कश्मीर से रामेश्वरम और सिंध से आसम तक यह अखंड भारत है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आरएसएस ने इसका ड्रीमाइजेशन किया और ड्रीमाइजेशन करके इसको खुद ही बढ़ा दिया, और फिलहाल ये अखंड भारत का मैप है जिसके अंदर इमेजिनरी मैपिंग है, इमेजिनरी डेट्स हैं जिस टाइम पर वो चीजें अलग हुई थी, और करंट बाउंड्रीज के हिसाब से इस कंट्री को बनाया गया है। वैसे तो मैं अभी इस मैप का ऑपरेशन कर सकता हूं, इसमें डेट्स फेक हैं, इसमें बाउंड्रीज फेक हैं जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी की बाउंड्रीज हैं जो प्रोविंसेस या स्टेट से रिलेट करती हैं, इंच बाय इंच, उनमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट के नाम पर मजाक किया गया इस मैप में। लेकिन फिर भी आप इस मैप को देखो, इसमें आपको पूरा साउथ एशिया, म्यांमार, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ इलाके दिखेंगे। लेकिन ये उतनी मजबूत सोच या कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और अखंड भारत है जिसमें तिब्बत और ईस्ट एशिया वाला मजाक नहीं है, ये थोड़ा सा रियल है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और म्यांमार, ये वो अखंड भारत है जो मोहन भागवत और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से 2050-60 तक के बीच में बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बनेगा कैसे? तो आरएसएस इस वक्त इसका कोई रोड मैप नहीं दे रहा है, वो बस रास्ते में आने वाले को हटा देने और मिटा देने की बात कर रहा है। लेकिन आरएसएस के ही बहुत से एसोसिएट्स हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो लोग आने वाले टाइम पर अखंड भारत बनाएंगे। उनके पास प्रॉपर प्लानिंग है। वो कह रहे हैं सबसे पहले इंडिया सेकुलर स्टेट से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसके बाद वो ताकत इकट्ठा करेगा, हथियार डेवलप करेगा, हथियार खरीदेगा, और मजबूत होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा। फिर पूरे साउथ एशिया पर कब्जा करके अखंड भारत बनकर तैयार हो जाएगा। मुझे मालूम है कि इन बातों में कोई सेंस नहीं है, लेकिन यही प्लान है कि कोर्ट्स, कानून, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया जाएगा और ये कुछ परसेंट लोग वेस्टर्न साउथ एशिया के मार्शल रेसेस से जाकर लड़ेंगे और उन्हें हरा देंगे, और वो इनसे हार भी जाएंगे। वो जिन्होंने अपनी जमीन पर 2 सुपर पावर्स को बुरी तरह से हराया और पीट कर भेज दिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिनके पास $2-2 ट्रिलियन के मिलिट्री बजट थे कि इतना पैसा तो लगेगा, इतना तो वो तैयारी करके आए थे, और यहां 80 करोड़ की पॉपुलेशन के पास राशन नहीं है। पता नहीं ये लोग पैसा कहां से लेकर आएंगे। लेकिन वो दूसरी बातें हैं, ये जीत जाएंगे। ये मत पूछो कैसे, बस हो जाएगा। अमेरिका को हराने वाला तालिबान भी हार जाएगा, उनसे जिन्होंने पटाखों के सिवा दूसरी जगह बारूद ही नहीं देखा। मतलब ये सारी बातें हाइपोथेटिकल अजम्पशंस पर बेस्ड हैं कि ये कर लेंगे, फिर हो जाएगा, फिर वैसा करेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब जैसे। लेकिन मान लो 100 में 1 चांस कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा अखंड भारत? मतलब मोहन भागवत की कही गई बात अगर सच हो गई तो क्या सच में ये कुछ परसेंट लोग पूरे बर्रे सगीर पर राज कर लेंगे? अगर एक वर्ड में जवाब दूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस अखंड भारत की बात हो रही है, मुत्तहिद होने के बाद जब सुबह उठकर ये थके हारे उसमें आंख खोलेंगे तो वो एक मुस्लिम राष्ट्र होगा जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे और हिंदू माइनॉरिटी बन चुका होगा। और जो 1% लोग पूरे बर्रे सगीर पर राज करने की सोच रहे हैं वो किस कोने में है पता भी नहीं लगेगा। कैसे? इसे समझने के लिए आपको ठीक से अखंड भारत की डेमोग्राफिक्स को समझना होगा कि आज मुस्लिम आबादी कितनी है और 2050-60 तक अखंड भारत में मुस्लिम आबादी कितनी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले
आखिर ये हिंदू राष्ट्र का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होता? तो अभी का सारा सिस्टम एबॉलिश कर दिया जाएगा, नया कानून लिखा जाएगा और रेडिकल हिंदुत्व फंडामेंटलिस्ट का दावा है कि इंडिया को हिंदू किताबों के अकॉर्डिंग चलना होगा। मतलब कास्ट सिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पंडित सबसे बड़ा है, क्षत्रिय और बनिया उससे छोटे हैं, लेकिन बाकी सबसे बड़े हैं और ये तीन ग्रुप्स मिलकर पूरी कंट्री को रन करेंगे। सरकार इनके हाथ में होगी, इकोनॉमी इनके हाथ में होगी, मंदिर और फौज पर इनका कब्जा होगा और बाकी सारे लोग जो ये कहेंगे वो करेंगे। मतलब शूद्र को ऑर्डर दिया जाएगा कि उसे क्या करना है, खेतों में काम करना है, लेबरिंग करनी है या फिर बिल्डिंग में जाकर मजदूरी करनी है, या किसी एक आध की किस्मत अच्छी हुई तो वो ऊपर चला जाएगा जैसा पुराने वक्त में होता था। लेकिन दलितों का फेट बिल्कुल क्लियर है कि उनके साथ क्या होने वाला है, ये उनसे क्या करवाएंगे। वो वरना सिस्टम से बाहर है, उसे छुआ भी नहीं जा सकता। श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। कहूँ ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। चमारन के बाप है ठाकुर। क्या है? चमारन के बाप है ठाकुर। अभी इस वक्त 90% मीडिया कर्मचारी जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं वो अपर कास्ट हिंदूज हैं। एक सिंगल दलित या फिर आदिवासी लीडर नहीं है। फैक्ट, देश के सारे बड़े न्यूज आउटलेट्स ने इसे छापा है। उसके बाद पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, ओपोजिशन, इन सारी जगहों पर मेजॉरिटी किन लोगों की आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी इस वक्त जब इंडिया एक रिपब्लिक है, किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, हालत ऐसी है। उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब देखना क्या हालत होगी। ये जो 5% पॉपुलेशन है, जो 95% पॉपुलेशन के ऊपर हावी है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख लें, एक पर्टिकुलर फील्ड को देख लें, वहां पर ये 5% 95% है और जो 95% है वो नेग्लिजिबल है। ये सिस्टम आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बाकी सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम करेगा, जहां पर लीडर सिर्फ अपर कास्ट हिंदू होगा और बाकी सारे लोगों को चुपचाप उसकी बात माननी होगी। वो कहेगा कि वो बड़ा है और बाकी सारों को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बड़ा है। यही है हिंदू राष्ट्र और इसी की वजह से नेपाल में ये बुरी तरह से फेल हो गया था। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है नहीं था। 2008 में वो फिर से सेकुलर स्टेट बन गया है। अब क्यों कन्वर्ट हुआ वो? क्योंकि यही जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये वहां पर भी अराइज हो रही थी। हालांकि नेपाल में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 5.5% थी। मतलब जिस तरह ये नेपाल में पॉसिबल था उस तरह दुनिया के किसी देश में नहीं था। लेकिन वहां पर अगर ये फेल हो गया, इसका मतलब इंडिया में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहां की सिचुएशंस और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। एक दूसरा फैक्ट बताता हूं आपको। जब भी ये लोग अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या उल्टी सीधी मैपिंग्स निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा हार्श रिएक्शन नेपाल की तरफ से आता है। उसने अखंड नेपाल लॉन्च कर दिया इनके अखंड भारत को देखकर, जिसमें वो दिखा रहा था हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को, पूरा उत्तराखंड, इधर बिहार बंगाल के इलाकों को। और उसने ऐसा पता है क्यों किया? क्योंकि उसे इस पागलपन से निकले नुकसान का पता है। वो माजी में इनसे एक कदम आगे था इन सारे कारनामों में, उसने करके देख लिया है और इससे उठी बुराइयों को देख लिया। अगर आज अखंड भारत बन जाए तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम्स 38% होंगे। कैसे? सबसे पहले इसे समझते हैं। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में मुस्लिम्स 99.7% है, पाकिस्तान में 97%, बांग्लादेश में 92%, नेपाल में 5.5%, श्रीलंका में 10%, भूटान में 0.1% और 10% मुस्लिम पॉपुलेशन म्यांमार में। अब म्यांमार को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। करंटली म्यांमार का किसी तरह का कोई डेटा मौजूद नहीं है कि वहां पर डेमोग्राफिक्स क्या है। इससे पहले जो लीगल डेटा था वो 30-40 साल पहले ही आया था। इस वक्त तो म्यांमार के 4-5 हिस्से हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन हैं। लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही रोहिंग्यास की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी थी। तो उस वक्त जो इन्होंने डेटा निकाला था 30-40 साल पहले, तो वहां मुस्लिम्स 5 to 6% थे और अगर हम उसमें रोहिंग्यास को ऐड कर देंगे तो टोटल पॉपुलेशन का मुस्लिम्स 10% हो जाएंगे। और यही कह रही हैं जो लोकल रंगून में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब आ जाते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी पर, इंडियन मुस्लिम्स। सन 2020 में प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने एस्टिमेशन में कहा था कि इंडिया की टोटल आबादी का मुस्लिम्स 15.4% है और उनका ये एस्टिमेशन बेस्ड करता था 2011 के सेंसस पर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर, साथ में गवर्नमेंट टैली पर, जो भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जिस मैकेनिज्म को प्यू रिसर्च सेंटर ने फॉलो किया था उस मैकेनिज्म में खोट थी, क्योंकि 2011 का सेंसस एक बड़ा मजाक है। उसी तरह का मजाक है जैसे आखिरी 50-60 सालों में जितनी बार भी इस देश के अंदर सेंसस हुए हैं वो सारे मजाक थे। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये लोग लोगों को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद तस्लीम भी करते हैं कि हाँ, इतने सारे लोगों को हमने छोड़ दिया। 1981 से लेकर 2011 तक 4 बार जो सेंसस हुए हैं ये सारे सेंसस गलत थे। इसमें इन लोगों ने एवरेज 35-40 लोगों को हर 1000 लोगों में छोड़ दिया है। और 2011 के सेंसस में तो और ज्यादा गलतियां थी। इन लोगों ने डायरेक्टली एक्सक्लूड किया था ऑलमोस्ट 28 to 30 मिलियन पीपल को, मतलब उस वक्त के पंजाब की टोटल पॉपुलेशन को। इतने ज्यादा लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया था। और सबसे ज्यादा कहां छोड़े लोग? कश्मीर में।
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, केरल में, साथ में नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में, उन सारी जगहों पर जहां पर मुस्लिम कंसंट्रेशन अच्छा खासा है वहां पर लोगों को छोड़ा गया। फिर किस तरह के लोगों को छोड़ा गया? जो लीस्ट एजुकेटेड है, मुस्लिम पूरी कंट्री का लीस्ट एजुकेटेड ग्रुप है। उसके बाद कहां छोड़ा? अर्बन एरियाज में, मुस्लिम्स हाईली अर्बनाइज्ड कम्युनिटी है। फिर कहां छोड़ा? यूथ्स को और बच्चों को। मुस्लिम्स यंगेस्ट ग्रुप है इस पूरी कंट्री का, मतलब उन सारी जगहों पर छोड़ दिया गया। और ये पूरा जो डेटा था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। एक और बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को मिडिल ईस्ट का। आप लोगों में से जितने भी लोग मिडिल ईस्ट गए होंगे उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि वहां पर इंडियन मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हैं, इतने कि वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स से भी ज्यादा है। इन दोनों पॉपुलेशंस को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो भी यूएई और सऊदी अरब में इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इन दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन से ज्यादा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स को मिलाकर यूएई की 18% पॉपुलेशन बैठेगी, लेकिन दूसरी तरफ अकेले इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी यूएई की टोटल पॉपुलेशन का 31% शेयर ले रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल। फिर सेम सिचुएशन सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में ये दोनों पॉपुलेशंस मिलाकर 50 लाख होंगी और इंडियन मुस्लिम्स अकेले ही 43 लाख हैं। मतलब इन दोनों जगहों पर इंडियन मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा कि बाकी दोनों आबादियों को आपको ज्वाइंट करना पड़ रहा है। तो आज तक इस पॉपुलेशन का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। मतलब एक तो कैपेबल नहीं थे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को काउंट करने के, फिर एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को कम दिखाने की कोशिश की ताकि उसे इसका पॉलिटिकल लॉस हो। दिमाग में इक्वेशंस लगा के इन्होंने सेंसस आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। कोई लिटिल अंडरस्टैंडिंग वाला आदमी भी उस सेंसस में 1000 से ज्यादा गलतियां निकाल सकता है। अब सवाल यह है कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है। तो एक बात तो कंफर्म है कि पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, मतलब ये 29 to 30 करोड़ होगी। इंडिया की 20% पॉपुलेशन, 1/5। बहुत सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि 35-40 करोड़ मुस्लिम्स हो गए हैं, ये 23 से 25% है इस कंट्री का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ, लेकिन ये रॉन्ग डेटा है, 23-25% नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं इन सारे डेटास को पढ़कर जिसमें गलतियां की गई हैं, तो वो कहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन 35-40 करोड़ है, हम बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 35-40 करोड़ नहीं है, ये आबादी सिर्फ 20% है। और 2050-60 तक की पॉपुलेशन 22 या 23% ही होगी, क्योंकि इंडिया में एक ग्रेट पॉपुलेशन डिक्लाइन आने वाला है। और जब 2050-60 तक अखंड भारत बनकर तैयार होगा तो मुस्लिम्स की आबादी 43 to 45% होगी टोटल पॉपुलेशन में। और ये होंगे उस वक्त के डेमोग्राफिक्स जब पूरे अखंड भारत की पॉपुलेशन 250 करोड़ पार कर चुकी होगी, जिसमें मुस्लिम्स 43%, हिंदूज 29%, दलित्स 14.29%, आदिवासी 6.78%, बुद्धिस्ट 2.51%, क्रिश्चियंस 1.87%, सिख 1.67%, अदर्स 0.63%, और लास्ट में एक छोटा सा शेयर 0.25% का फॉक रिलीजन वालों का भी होगा। यहां पर मैंने मुस्लिम पॉपुलेशन को कम से कम एस्टिमेट किया है, जो 43% 2050 तक हो ही जाएगी, और मैक्सिमम ये 45% तक हो सकती है। अच्छा, बाकी सारे रिलीजियस ग्रुप्स आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे और मुस्लिम्स 38% से 43 या 45% कैसे हो जाएंगे? इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन है कि मुस्लिम्स पूरे साउथ एशिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी, जो फर्दर 2050-60 के बाद डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगी। और ये सेम सिचुएशंस बांग्लादेश में भी होंगी। 2050-60 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन के अंडर ही होगी, इससे आगे नहीं बढ़ने वाली। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 20 से 21 करोड़ होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब दोनों ही देश अपना पॉपुलेशन पीक देख चुके हैं, इसके बाद यहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन आएगा, वैसा ही जैसा चाइना, साउथ कोरिया और जापान में हुआ। और ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न साउथ एशिया की दोनों कंट्रीज में अभी पॉपुलेशन पीक नहीं आया है। इन दोनों कंट्रीज की आगे चल के पॉपुलेशन कंबाइंड 50 या 55 करोड़ हो जाएगी, और यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही बढ़ेगी। फिर इंडिया में ये पॉपुलेशन यंगेस्ट पॉपुलेशन की वजह से 20 से 23% हो जाएगी 2050 तक। और फिर प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा है कि बाकी सारी साउथ एशियन कंट्रीज के इलाकों में भी सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही बढ़ेगी, इसलिए पॉपुलेशन 38% से 43 या 45% हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दलित और आदिवासियों का अलग ब्लॉक क्यों बनाया गया है? तो 1947 में कंट्री को यूनाइट रखने के लिए एक फेविकॉल का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि कंट्री ऑलरेडी यूनाइट होगी इस अखंड भारत में, तो किसी भी फेविकॉल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि कंट्री की हिस्ट्री क्या रही है, 1947 में क्या हुआ था, क्यों दलितों के बहुत से लीडर्स बौद्ध बन गए थे, क्यों आज दलित अपना बौद्धिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों आज दलितों के बहुत सारे लीडर अपने आप को हिंदू मानने से मना कर रहे हैं। साथ में आदिवासियों की 16 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पूरी कंट्री में क्यों मांग कर रही हैं कि उन्हें
एक अलग रिलीजियस ब्लॉक दिया जाए, वो हिंदू नहीं है। क्यों झारखंड के आदिवासी चीफ मिनिस्टर अपने आप को हिंदू कहलाने से चिढ़ते हैं? क्यों 1947 में जब कंट्री के अंदर हिंदू राष्ट्र और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठी तो कंट्री के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन उठने लगा और साउथ में एक लीडर उठे पेरियार, जो साउथ के अंदर एक बड़े देश की मांग कर रहे थे। इन सारी चीजों को हम समझेंगे अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो द रियलिटी ऑफ हिंदू राष्ट्र में। फिर क्या एक बड़ी पार्लियामेंट बनाएंगे दिल्ली में, ये 45% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और देश को मिलेगा एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, जो ना सिर्फ देश का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होगा, ऊपर से मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा। सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब कंट्री एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, रिसर्च, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पर ध्यान दे पाएगी और देश कुछ ही दिनों में हाइपर पावर बन जाएगा। मतलब सबसे ताकतवर देश लेकिन अंडर द मुस्लिम लीडर। फिर ये जो अखंड हिंदू राष्ट्र वाले हैं ये सोचेंगे यार वो तो पहले वाला ही ठीक था, कम से कम कुछ कर नहीं पाते थे तो बोल तो लेते थे, अब तो आगे सुल्तान साहब ये तो बोलने भी नहीं दे रहे, ना हमारी आवाज निकल रही है। फिर ये जो 1% पॉपुलेशन है ये अपने आप गुमनाम हो जाएगी। तो ये जो कैंपेन चला रहे हैं ना सारे, बोलने से कुछ नहीं होता, कमेटी बनाओ, मीटिंग्स करो, गवर्नमेंट से बात करो। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी सरकार इस मौजू पर मिल सकती है। मुस्लिम्स इसका विरोध नहीं करेंगे, उनका तो सबसे ज्यादा फायदा है। बाकी वीडियो आप सबके साथ शेयर करें, आप इसे एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और प्रोफेसर्स को दिखा सकते हैं। वैसे तो वो डेटा को 99% एक्यूरेट ही बताएंगे, लेकिन इन केस कुछ और कहा तो आप उन्हें मेरी इंस्टा आईडी दे देना, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।